हाँ भाई बेटा, क्या करना है तुमको अब आगे? क्योंकि जो करना था वो तो तुमने कर लिया। कर ली अपने 8 से 9 महीने खराब, कर ली मनमानी, कर ली रील स्क्रॉल, कर लिया इस दोस्त के साथ पार्टी। क्या मिला यार ये सब करके? हाँ, एक कड़वा सच आज मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे रिजल्ट का वेट ना तुमसे ज्यादा तुम्हारे उस पड़ोसी को है जो तुम्हारे रिजल्ट के दिन तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे माता पिता से बोलेगा कि भाई साहब आपका बच्चा कितना प्रतिशत ले आया, क्योंकि मेरा बच्चा तो पिछले साल 95% ले आया था। क्या सुनना चाहते हो यार? तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता कितनी मेहनत से साल भर तुम्हारी फीस भरते हैं? एक बार उनसे जाके पूछो ना कि कितने सपने देखे हैं उन्होंने तुम्हारे लिए कि तुम 10th में कुछ अच्छा करोगे। एंड मुझे पता है बेटा, तुम्हारी दीदी को भी पता है कि तुमने खुद सपने देखे होंगे बचपन से कि 10th में तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे, उनका सिर गर्व से ऊपर हो जाएगा। कहाँ गए वो सपने यार? कब मेहनत करोगे? टाइम आ चुका है, अब एक्शन तुम्हें लेना ही पड़ेगा। आर्या पार की लड़ाई है अब। आज मैं ये मान के चलूंगी कि मुझे 3 तरीके के बच्चे सुन रहे होंगे। एक वो होंगे बेटा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, एंड एक उस तरीके के भी बच्चे होते हैं जो 50% तक पढ़ चुके होते हैं, एंड एक उस तरीके के बच्चे होते हैं जो लगभग पढ़ चुके होते हैं लेकिन उन्हें ये डर होता है कि उन्हें कुछ याद नहीं हो रहा है, चाहे वो एग्जाम आते आते तक भूल ना जाए, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगी जिससे केवल 45 दिनों में तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। यार बिल्कुल पॉसिबल है। तुम्हें कोई नासा का वैज्ञानिक नहीं बनना है कि ये इम्पॉसिबल है। तुम्हें जस्ट बोर्ड में अच्छा करना है, एक रैंक होल्डर बनना है, जो बिल्कुल पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसी भी स्ट्रेटेजी को अपनाने से पहले ना अपने को अपने सिलेबस को समझना होता है, एंड ये काम करता है। बच्चे आज भी मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि दीदी आपने जो तरीका बताया था ना वो सच में काम करता है। सिलेबस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बेटा, किसी चैप्टर से ज्यादा सवाल बनाता है, किसी चैप्टर से कम सवाल बनाता है। तो हमें एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर तुमसे एक्चुअली चाहता क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझना, हमें विज्ञान में ना रसायन विज्ञान भी पढ़ना होता है, जीव विज्ञान भी पढ़ना होता है और भौतिक विज्ञान भी पढ़ना होता है, एंड तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मान रहे हो इस बात को? है ना। टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना, तुम्हारी दीदी सब करवाएगी। तुम्हारा सपना अब मेरी जिम्मेदारी है, उसे मुझे पूरा करवाना है। बस ध्यान से सुनो कि अपन करने क्या वाले हैं। अगर मैं रसायन विज्ञान के पहले पार्ट की बात करूं जो है रासायनिक अभिक्रिया, तो पता है तुम्हारा एग्जामिनर यहाँ से कितने मार्क का सवाल बनाता है, कितने अंक के सवाल बनते हैं यहाँ से? लगभग 7 से 8 अंक के सवाल यहाँ से बनते हैं। मतलब एक पार्ट और 8 अंक तुम्हारे, कितनी बड़ी बात है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा अम्ल, क्षार और लवण की ना, तो ये इजी सा चैप्टर है, लड्डू सवाल है। यहाँ से जो सवाल बनते हैं 3-4 अंक के ना, उससे तुम बहुत आसानी से अपना बना सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड आसान बनाना मेरा काम है। तुम ये मत सोचना कि मैं आसान बोल रही हूँ लेकिन तुम्हें कठिन लगता है, लेकिन मैं आसान बोल रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए आसान बनाने वाली हूँ अगले 45 दिनों में। मुझे पता है कि मुझे तुमसे करवाना कैसे है, मुझे पता है कि तुम्हारा रिजल्ट लाना कैसे है। बेटा कई सालों से मैं यही करते आ रही हूँ, अपनी दीदी पे भरोसा रखो। देन उसके बाद अगर मैं धातु एवं अधातु की बात करूं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो मीडियम कैटेगरी के आते हैं, मतलब ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा इजी, अपन कर सकते हैं। यहाँ से जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं ना, अपन बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगती है, थोड़ा सा ट्रिक लगता है, एंड अपन उसे कर लेंगे, ट्रस्ट मी। देन उसके बाद अगर मैं कार्बन की बात करूं, भाई क्या कहूं मैं इस चैप्टर के बारे में। यहां से तुम्हारा एग्जामिनर लगभग 10 अंक के सवाल बनाता है, लगभग 10 अंक। मतलब एक पार्ट और 10 अंक तुम्हारे। मतलब पढ़ना वही है जहां से सवाल बनता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है यार। तुम्हें क्या लगता है कि जो टॉपर होता है वो सब कुछ पढ़ता है? नहीं, वो वही पढ़ता है जहां से सवाल बनते हैं, वो वही पढ़ता है जो एग्जामिनर उठाता है ना। वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि एग्जामिनर पूछता क्या है। तो यहाँ से 10 अंक कैसे लाने हैं वो मेरा काम है, मुझे बताना है तुम्हें। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर जीव विज्ञान की मैं बात करूं, तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है जो है जीवन प्रक्रिया, यहाँ से लगभग 12 अंक का सवाल तुम्हारा एग्जामिनर बनाता है। और ये पार्ट थोड़ा सा लंबा तो जरूर है, बट हाँ इजी बहुत है। मतलब पूरे विज्ञान में जो जीव विज्ञान है ना, इसे करना बहुत आसान है। एंड जीव विज्ञान से बेटा लगभग अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। मतलब तुम खुद देख रहे हो कि एक पार्ट से 12 अंक के सवाल आ रहे हैं, है ना। तो इसे करना बहुत आसान है। नियंत्रण की बात करूं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है जिस वजह से बच्चों को टफ लगता है। बट हाँ अगेन, अगर ये कॉन्सेप्ट तुमने एक बार समझ लिया, एंड समझाना मेरा काम है, तो भाई ये चैप्टर तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बनते हैं वो अपन आसानी से कर लेंगे।
है ना। देन उसके बाद अगर मैं बेटा जीव कैसे प्रजनन करते हैं इस चैप्टर की बात करूं, इस पार्ट की बात करूं, तो प्रजनन वाला पार्ट आसान है ना। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ज्यादा लेंदी नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना है। एंड यहां से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं ये बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। बस अपन को एक बार समझना है कि प्रजनन होता कैसे है, जो कि आसान है। यहाँ पे तुम देखो इजी टू मीडियम लिखा हुआ है, इजी चैप्टर है, लड्डू सवाल है, लड्डू पार्ट है, यहाँ से लड्डू सवाल भी बनते हैं। अपन कर लेंगे, तुम्हारी दीदी करवा देगी। एंड अगेन बेटा वंशागति की बात करूं तो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। क्यों टफ लगता है? क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एंड ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझ में आता। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना ट्रिक लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ट्रिक लगते हैं फिर अपन को समझ में आता है। देन उसके बाद अगर भौतिक विज्ञान की हम बात करें तो पहला जो इसका पार्ट है प्रकाश। भाई यार बेटा मैं क्या बोलूं, लगभग 10 से 12 अंक के सवाल प्रकाश से ही बन जाते हैं भौतिक विज्ञान में। एंड प्रकाश में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं लगने हैं कि तुमको नहीं समझ में आने वाला है। तुम्हें समझाना मेरा काम है, तुमको बस ध्यान से सुनना है कि अपने सिलेबस में किस पे ज्यादा फोकस करना है, कहां से सवाल ज्यादा बनते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक कौन कौन से है। जैसे तुम्हारा भी कोई ना कोई फेवरेट होता है ना, एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर होते हैं, उस चैप्टर को अपन को पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर मानव नेत्र की बात करो, अरे वही नयन जिस नयन से तुम मुझे आज देख रहे हो, इस नयन से डायग्राम बेस्ड सवाल बनते हैं। इस नयन से बेटा बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। मतलब 3-4 अंक के जो सवाल यहाँ से बनते हैं वो अपन लोग चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि ये ईजी है, ठीक है। इस नयन को समझना बहुत आसान है। उसके बाद विद्युत और विद्युत धारा की बात करें बेटा तो ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। यहां से कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं, यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो इसे अपन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को अपन समझाएंगे तुमको, मेरा काम है समझाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ लिया तो ये दोनों चैप्टर जो तुम्हें हार्ड लगता है ना ये हो जाएगा। एंड यहां से बेटा इन दोनों चैप्टर से लगभग 7 से 8 अंक के सवाल आ जाते हैं हर साल, ठीक है। दोनों चैप्टर टफ लगते हैं, इजी बनाना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, तुमको बस मेरे साथ लगना है अगले 45 दिनों तक। उसके बाद एक चैप्टर और बचता है पर्यावरण, लड्डू पाठ है, लड्डू सवाल भी बनते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, पर्यावरण में कुछ है नहीं ऐसा। उसके बाद अगर मैं तुमको बताऊं कि बेटा हमने अपने सिलेबस को समझ लिया कि हमें किन किन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या है, कहाँ से किस तरीके के सवाल बनते हैं, लेकिन अपन ये सब करेंगे कहाँ, ये सब होगा कैसे। तो बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेक्चर तुम्हें मैं दूंगी अपना, उसके बाद मैं तुम्हें अपना नोट्स भी दूंगी। क्या इससे हो जाएगा? तुम्हें क्लास में मैं ना केवल पढ़ाऊंगी, घोल के पिलाऊंगी, समझाऊंगी, तुम्हें बैठाऊंगी मैं क्लास में, ये सब मेरा काम है, तुम्हारी दीदी का काम है, तुमसे करवाना मेरा काम है। क्या इससे हो जाएगा? मेरा सवाल है तुमसे, नहीं हो पाएगा बेटा। मैं तुमसे कह रही हूं कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम तुम्हें देना है। अल्टीमेटली तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो, तुम्हें तुम्हारे नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जब तुम परीक्षा में जाओगे ना तो तुम दोबारा से मेरे लेक्चर नहीं देखोगे, तुम्हें एक रिवीजन करना पड़ेगा। वो रिवीजन तुम करोगे अपने नोट्स से। तुम्हें पता है कि तुम रिवीजन किस तरीके से कर सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या लॉन्ग में लिखना है, क्या शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो वो नोट्स तुम्हारे अपने होने चाहिए। एंड बेटा जी एंड सबसे जरूरी बात कि तुम्हें कभी भी एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत की है, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं देखेगा कि तुमने कितने लेक्चर अटेंड किए। एग्जामिनर हमेशा ये देखता है कि तुमने कॉपी में लिखा कितना है। एंड लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए कोई अलग से टाइम तुमको नहीं मिलने वाला है। अब तुम कहोगे कि मैडम 15 दिन लगभग मोटा मोटी तब भी हमारे पास बचेंगे, तो बेटा वो 15 दिन का अभी मैं तुमको ना एक रोड मैप अलग से बताऊंगी, उस 15 दिन को हटा दो, नोट्स के साथ ही तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें लेक्चर दे दिए, नोट्स दे दिए, अब हम तुमको करवाएंगे इन्हीं 45 दिनों में पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें कभी कभी घुमा देता है एंड तुम घूम भी जाते हो। तो एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस अपन को तब समझ में आएगा जब अपन पीवाईक्यूज करेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से सवाल को घुमाता है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी तुम सवाल नहीं कर पाते हो क्योंकि सवाल थोड़ा सा घूम जाता है। तो ये हमें समझ में आएगा पीवाईक्यू से। उसके बाद मैंने लॉन्च में बताया था कि मैं तुम्हें 2 सैंपल पेपर दूंगी, केवल दूंगी नहीं मेरे लाल, करवाऊंगी भी, ठीक है। उसके अलावा 5 और सैंपल पेपर तुम्हें दूंगी। मतलब इतना प्रिपेयर करवा दूंगी तुमको कि जब तुम 45 दिनों के बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें खुद फील होगा क्या कुछ तो किया है, मेहनत तो किया इन 45 दिनों में, ठीक है। मतलब ये सब कुछ हो गया। अब क्या मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि तुमने सच में कैमरे की उस तरफ मेहनत की है, तुमने गद्दारी नहीं किया मेरे साथ, तुमने खुद के साथ गद्दारी नहीं की है। ये मुझे पता चलेगा तुम्हारा टेस्ट लेके। हर सप्ताह मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी एंड इससे तुम्हें और मुझे दोनों को पता चलेगा कि हमारी तैयारी अभी
कितनी हुई है और कितना करना बाकी है, किस स्पीड से मुझे और तुम्हें तैयार करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा बेटा जी जब भी हम क्लास ले रहे होंगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ डाउट आएगा, है ना। तो मेरे और तुम्हारे बीच में केवल एक कैमरे का फासला होगा। तुम मुझसे लाइव क्लास में ही जो डाउट पूछोगे मैं ऑन द स्पॉट तुम्हें उसका सॉल्यूशन दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दीदी के साथ लाइव क्लास में जुड़ना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि अपन ये सब करेंगे कहाँ, तो ये तो हमें आइडिया लग गया होगा स्लाइड देख के। अपन ये सब करने वाले हैं अपने अभय में, एंड इस अभय में तुमको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, इस सफर में तुम्हें मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन के पास टाइम नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है, हाँ या ना, आर या पार। मतलब मैंने तुमको मोटा मोटी एक रास्ता बता दिया है कि किस रास्ते पे चल के तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए सफर में जुड़ना बहुत जरूरी है। जहां पे तुम कैसे जुड़ सकते हो हमारे साथ बेटा जी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, क्लिक करना एंड इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाना। ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, बट जितना भी टाइम है तुम्हारी दीदी तुमसे करवा देगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 45 दिन बहुत होते हैं बोर्ड में टॉप करने के लिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। डोंट बी पैनिक, मैं हूं यहाँ पे तुम्हारे लिए, हर कदम मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तब तक खड़ी हूं जब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही मेरी बात को, ठीक है। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उठो, जागो और अपने सपने को पूरा करो जो तुमने खुद देखा है, खुली आंखों से देखा है, क्योंकि तुम्हारा सपना पूरा करने कोई और नहीं आएगा बेटा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली करना तुम्हें पड़ेगा। मिलते हैं 1 तारीख से अपने इस सफर में, जहां पे अपन लोग अपनी स्ट्रेटेजी को सच में फॉलो कर रहे होंगे, सच में लागू कर रहे होंगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद, 1 तारीख को। थैंक यू सो मच।